वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को अल्टरनेटिव करंट में हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी डिस्कस कर दिया है। अगर आप लास्ट 3 केसेस स्टडी कर लेंगे तो आगे जो आने वाले केसेस हैं वो इजीली समझ में आएंगे। तो अगर आपने आगे के पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर इसको देख लें, जिसमें मैंने प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी के लिए डेरिवेशंस किए हैं, एक्स एल, एक्स सी और इनके बीच फेज डिफरेंस निकाला है। अभी हम फिलहाल जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सर्किट कंटेन्स एल एंड आर। एल फॉर इंडक्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। यानी हम ऐसी सर्किट यूज करेंगे जिसमें ये 2 एलिमेंट होंगे, एलआर बोलेंगे यानी रेजिस्टेंस यूज होगा, और इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए हम लोग सिंबल कॉइल की तरह इस्तेमाल करते हैं और रेजिस्टेंस के लिए ये जिगजैग वाला यूज होता है। ये तो इनके सिंबल हो गए। यहां पर हमारा कोई एसी सोर्स लगा हुआ है, ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स का सिंबल कुछ इस तरह बनाते हैं। एसी सोर्स का वोल्टेज हम लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा t। इस चीज को जानना अच्छे से। अब देखिए हमारी सर्किट में 2 एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर L है और रेजिस्टेंस R है। दोनों सीरीज में है ना, तो करंट तो सेम होगी बट वोल्टेज डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिवाइड हुआ होगा। तो हम अगर वोल्टेज के हिसाब से बात करें यहां पर, तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के लिए हमने जो सिंबल यूज किया वो V∪R। इंडक्टेंस के लिए जो यूज करूंगा मैं V∪L यूज करूंगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बना। अभी क्या बनाया मैंने? सर्किट डायग्राम। अब हम इसके लिए डेरिवेशन करने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले। सुन लीजिए, दिस सर्किट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स L एंड R। तो हमें दोनों केस लेने हैं जो पीछे डिस्कस किए हैं, प्योर R भी और प्योर L भी, एक साथ सोचना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत जब करेंगे तो फेजर डायग्राम से स्टार्टिंग करेंगे। फेजर डायग्राम पहले बनाएंगे हम लोग। तो चलिए फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। फेजर डायग्राम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था कि आई को आप अपने आप से लेट कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अपने आप हर केस में। V को फिर हम अपने इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक R है, तो प्योर R के केस में मैंने आपको डेरिवेट करा के दिखाया था कि जो एंगल बिटवीन V एंड I होता प्योर R में वो सेम होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। यानी जिस डायरेक्शन में आप I को रिप्रेजेंट करेंगे वही डायरेक्शन वोल्टेज की होगी रेजिस्टेंस वाले के लिए। तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज का हमने नाम क्या लिखा है? VR। क्या लिखा है? तो VR की डायरेक्शन कैसी हो गई? जैसी I की है। लेकिन एक और वोल्टेज है हमारे पास, कौन? VL। क्या है? VL। VL की डायरेक्शन I के साथ अगर चेक किया जाए तो प्योर L वाला केस देखो, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है और वोल्टेज आगे चलता है 90 डिग्री। वोल्टेज फॉरवर्ड फ्रॉम द करंट, या उल्टा कहें तो हम कहेंगे करंट लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम द वोल्टेज बाय π/2। तो चलिए वोल्टेज का जो VL का हिस्सा बनेगा वो यहां बनेगा। अब आप देखो, मिला के देखो कि I के साथ हमारा रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज उसी डायरेक्शन में लेते हैं, और लेकिन जो L वाला वोल्टेज होता वो I से 90 डिग्री आगे लिया जाता, फॉरवर्ड लिया जाता है। तो अब आपके पास फेजर डायग्राम ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो हम पता करना चाहते हैं। हमने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि फेजर डायग्राम एक तरह से वेक्टर रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आपको एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स तो याद ही होगा क्लास 11th का। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, तो R = वैसे फार्मूला क्या होता था? √p² + q² + 2pq cos थीटा। बट यहां थीटा 90 है तो cos थीटा वाला कंपोनेंट गायब हो गया, बचा क्या? R = √p² + q²। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से बनाना चाहता हूं मैं। तो आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, और जो ये डायगोनल होगा यही तो नेट V को बताएगा कि नहीं? बताओ। तो नेट पोटेंशियल अगर हम बात करें, नेट वोल्टेज की बात करें, तो जरा देखना कितना आने वाला है। V √, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, VL स्क्वायर और VR दोनों का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताओ। आगे अगर आप लिखते भी +2VL VR cos 90 तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए लिखा ही नहीं मैंने। देखो ये भी फार्मूला है, अगर कभी न्यूमेरिकल सेक्शन में इन 3 में से कोई 2 पता हो, एक फाइंड करना हो, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बताओ। दूसरी चीज, इसी को अब हम लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। V = क्या होता है वैसे? IR होता है,
तो VL लेकिन क्या होगा, VL में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग XL बोलते कि नहीं बोलते, बताओ। L के लिए L का जो रेजिस्टेंस होता है उसका एक्चुअल नाम क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम होता है, और उसे डिनोट किससे करते हैं, XL से। XL भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, इसलिए V को IR के हिसाब से जब VL के लिए ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, IXL, और उस पर स्क्वायर है। लेकिन R वाला रेजिस्टेंस तो प्योर रेजिस्टेंस है, उसको तो R ही लिखना है। तो VR का फार्मूला हुआ IR का स्क्वायर और VL का हुआ IXL। क्लियर है ना, ये ओम से लगाया, V = IR होता ना, बस R की जगह अगर इंडक्टेंस है तो XL और कैपेसिटेंस है तो XC लिखा जाता है, ये फर्क है सिंबल का। अब इसमें से I कॉमन निकालो और रूट से बाहर निकालो, तो आपका अंदर का हिस्सा क्या बचा है, देखो XL² प्लस R² बना कि नहीं बना, बताओ। इस I को इधर ले आओ, V/I = रूट ऑफ, चाहे पहले R लिख दो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है XL पहले, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, V/I क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। रेजिस्टेंस बोलो, R ना बोलो, R सिंबल प्योर रेजिस्टेंस का है, और रेजिस्ट मतलब अपोज करना होता है। अपोज तो तीनों करते हैं, कौन, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, तीनों रेजिस्टेंस है। कौन कौन, R, XL, XC, तीनों रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस कह सकते हो, R नहीं कह सकते हो। R यानी प्योर R के लिए, प्योर रेजिस्टेंस के लिए। तो ये देखो दो रेजिस्टेंस का रिजल्ट है कि नहीं, ये जो V/I आएगा ये इन दो रेजिस्टेंस का रिजल्ट है। जब 2 या मोर देन 2 रेजिस्टेंस इकट्ठा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस नहीं कहलाएंगे, ना रिएक्टेंस कहलाएंगे, फिर उनका नाम हम और कुछ रखेंगे, वो नाम होता है इंपीडेंस। क्या, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए सिंबल बदल गया और मैंने Z डाल दिया। क्या डाल दिया, Z क्या बोला जाएगा, देखो इसका नाम क्या है, इंपीडेंस, वेयर Z इज कॉल्ड इंपीडेंस। ध्यान रखिए भाई लोगों, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, चाहे तो ब्रैकेट लिख दें, अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये कब यूज होगा Z, जब कम से कम 2 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो आप, जैसे R और XL, R और XC, या R, XL, XC तीनों, तो भी Z यूज करेंगे। यानी अब 2 या 2 से ज्यादा जब निकालेंगे उनका रिजल्ट तो हम Z नाम देंगे। तो इंपीडेंस का फार्मूला समझ में आया। अभी हमें इसकी एक चीज और निकालनी है, ये एंगल निकालना है। ये रिजल्टेंट जो तुमने लिया V, इसका एंगल I के साथ निकालना है मुझे। तो अब एंगल निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, tan लगा दो। देखो tan फाई, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। यहां का वोल्टेज क्या है, ये देखो पैरेललोग्राम है ना, तो VL हुआ कि नहीं हुआ, और बेस का वोल्टेज क्या है, VR। ये भी एक देखो फार्मूला बन के आ गया, VR, और V = IR होता है, तो IXL हुआ ये कि नहीं हुआ, बताओ। और ये IR हुआ, I से I कैंसिल, तो XL अपान, तो tan फाई जो बन के आया देखो, तो फाई = आप लिख सकते हो tan इनवर्स XL/R। देखो एक तुम्हारा फाई निकालने का ये भी फार्मूला, जब वोल्टेज गिवन होता और जब रेजिस्टेंसेस गिवन हो तो ये यूज करोगे। यहीं पर देख लो आप, XL अगर निकाल चाहो तो आप इस फार्मूले में भी रख सकते हो, यहां भी XL रख सकते हो। क्या रख सकते हो, ω/L, याद है XL का फार्मूला, ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो जब हम कोई न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे तो ये चीजें यूज करेंगे। इस केस को नोट करिए, फिर अगला केस हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने R और L का सर्किट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बताओ, जिसमें रेजिस्टेंस लगा था और इंडक्टेंस था। अब हम इंडक्टेंस हटा दे रहे हैं, हम उसकी जगह कैपेसिटेंस लगा रहे हैं। यानी अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या नाम है उसका, RC सर्किट। क्या नाम है, R और C, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो थोड़ा सा इसको पहले डायग्राम वाइज समझना। एक रेजिस्टेंस लीजिए, एक कैपेसिटेंस लीजिए, और किसी AC सोर्स के साथ इसको अटैच कर दीजिए। AC सोर्स का वोल्टेज तो हम लोग क्या लिखते हैं, V = V0 sin ωt। ये कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के लिए हमने जो सिंबल यूज किया था वो VR यूज किया था कि नहीं, बताओ। और कैपेसिटेंस के लिए फिर क्या यूज करोगे, VC, जैसे वहां VL यूज किया था इंडक्टेंस के लिए।
मैचिंग है, बहुत आराम से सुन लीजिएगा, बाद में नोट करिएगा आराम से। तो देखिए जरा ध्यान से समझना, हम स्टार्टिंग फेजर डायग्राम से करेंगे। कहां से करेंगे? फेजर डायग्राम, जो फेज एंगल पर बेस्ड होगा। इसके लिए आई का हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल ले ही लेते हैं, याद आया? फिर अब देखो दो वोल्टेज कौन से आपके पास है, एक वीआर है यानी प्योर आर, तो आर वाला अलोंग द आई होता है, तो उसको बना दो पहले, तो वीआर को अलोंग द आई। दूसरा सी का वोल्टेज है, उसे वीसी कहेंगे, और वीसी ध्यान रखिएगा आई से पीछे रहता है 90 डिग्री, वीएल आगे रहता है, तो जो वीसी बनाओगे वो लैगिंग बिहाइंड, ये वीसी हो गया। देखो अब हमारा फेजर डायग्राम इस शक्ल का बनेगा। यहां भी दो वोल्टेज है, इनका रिजल्टेंट निकालना है तुम्हें, तो क्या करना है? पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट यहां बनाते हैं वी, ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा, अभी जैसे पीछे निकाला था हमने tan phi, अभी फिलहाल भी निकालना है। तो पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो v इज इक्वल टू क्या निकलने वाला? देखो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। देखो पिछले वाले इसमें कंपेयर करना, वहां VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर था, यहां VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर है। वहां पर फिर हमने क्या किया था, तुम्हें याद आ रहा है क्या? VR को क्या लिखा था? IR, नहीं याद आ रहा है? और VC को क्या लिखा था? IXC। वहां पर मतलब VL था तो IXL लिखा था। I कॉमन लेकर के इस तरफ ले गए थे डिवाइड में कि नहीं ले गए थे, बताओ? तो यहां अंदर क्या बचा था? R स्क्वायर प्लस XL था, वहां यहां क्या है? XC स्क्वायर है। देखो, और V अपॉन I को क्या लिखा था, याद आया? Z। क्या लिखा था? और Z होता क्या है? इंपीडेंस। ओके, अब तुम लोग समझ रहे हो अच्छे से। तो Z को क्या बोलते हैं? Z इज कॉल्ड इंपीडेंस। चलो भाई इंपीडेंस लिख लेना। अब फिर हम tan phi निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे? रिजल्टेंट का tan। तो देखो tan phi निकालने के लिए आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर तो ये है ना, और जो ये होगा वही तो ये होगा, ये क्या है? VC। तो परपेंडिकुलर हो गया VC और बेस हो गया VR। जैसे वहां याद करो VL बाई VR था, यहाँ VC बाई VR है। VL को IXL लिखा था तो VC को IXC लिख दोगे। I कैंसिल तो क्या बना? XC बाई R। देखो tan phi क्या बना? देखो या phi निकालना हो तो tan इनवर्स लगा सकते हो। अच्छा यहाँ XC है क्या पता है? वेयर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसको लिखते हैं 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा को क्या लिखते हो बताओ? 1 अपान 2 पाई F। F क्या होती है यहाँ पता है? फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पूछ रहा हूं, प्लीज सुन ले। ये बात हम बता रहे हैं और कोई बताएगा नहीं तुम्हें। अभी आप सुनी लो, जब फ्रीक्वेंसी की बात आई है, AC की फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी फॉर AC इंडिया में लगभग 50 हर्ट्ज होती है। आपके जो मोबाइल वगैरह हो, चार्जर वगैरह, उन पे देखना HZ करके एक वैल्यू लिखी होगी, 50 से लेकर 60, मोस्टली 50 होती है। जो ज्यादा हाई पावर जनरेट करने वाली डिवाइसेस होती है उनकी फ्रीक्वेंसी 60 होती है या मोर देन 60। दूसरी कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी मोर देन होती है 60। हमारी इंडिया में जो सप्लाई है बिजली की वो लगभग 50 हर्ट्ज पे चलती है। लेकिन AC की तो बता दी मैंने, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं DC की फ्रीक्वेंसी कोई बता सकता है? AC की 50 हमने बता दिया आपको। हम जब न्यूमेरिकल सेक्शन कराएंगे तो 99% न्यूमेरिकल्स में आपको फ्रीक्वेंसी क्या की गिवन होगी? 50। एक आध दो में 60 दी होगी, क्योंकि इंडिया में यही यूज हो रही है। इसी टरबाइन के मतलब टरबाइन की रोटेशन का रेट होता ही है, तो जिस तरह के टरबाइन यूज करेंगे तो उस तरह की कंडक्ट होगी बैटरी। अदर कंट्रीज में थोड़ा हाई पावर जनरेट होती है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ चलती है। तो खैर अभी मैं DC की पूछ रहा हूं। गलत। कोई बताएगा? अब सुन लो, फ्रीक्वेंसी का सेंस समझना प्लीज। फ्रीक्वेंसी मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, राइट? तो AC का ग्राफ इस तरह चलता है, देखो ऐसे, यानी यहां ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होता है। जबकि DC का ग्राफ सुनना कैसा होता है? 1 डायरेक्शन, तभी तो उसका नाम DC है। DC कभी भी एक भी ऑर्बिट पूरा नहीं करती है, यानी 1 डायरेक्शन चलता है। यानी जब ऑर्बिट ही नहीं पूरा हो रहा है
तो जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ न्यूमेरिकल्स में डीसी भी दिया होगा और फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ रिलेटेड टॉपिक पूछेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, जीरो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात हमने साथ में बता दी, फिलहाल इस केस को नोट करो। देखिए एलसी सर्किट की अब बात करने वाला हूं, यानी इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी लगा होगा। इस बार आर नहीं यूज हुआ, देखो ये यहां आर है ही नहीं। डायग्राम समझना जरा, एक कॉइल लगी है तुम्हारी और एक कैपेसिटर लगा है, और यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा एसी वाला लगा है। एसी का सिंबल ये, एल ये, सी ये, इसका वोल्टेज वीएल, इसका वोल्टेज वीसी। बोलो बोलो, ये सब बातें बोलो, तुम लोग समझ में आ रही है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा भैया एक मिनट, अब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम बनाते समय आपको क्या देना है, देखो आई का हमेशा हम लोग किस तरफ डायरेक्शन लेते हो, हॉरिजॉन्टल। अब वी आर है ही नहीं जो आई की तरफ होता है, अब आई की तरफदारी कोई नहीं करने वाला है। वी आर नहीं तो इधर कुछ नहीं। अब वीएल किधर रहता है बताओ, आई के साथ ऊपर रहता है 90 डिग्री, और वीसी किधर रहता है, नीचे रहता है। इस बार दोनों वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, काट डालना चाहते हैं, तो जो नेट वोल्टेज निकलेगा देखो भाई जी, एकदम सिंपल वीएल डिफरेंस वीसी होगा कि नहीं बताओ भाई। दोनों अपोजिट हैं, जो ग्रेटर हो पहले रख लो, जो स्मॉलर हो बाद में रख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सीधा वोल्टेज आ गया। वेक्टर वेक्टर दिमाग में लगाना पड़ा, कुछ पैरेललोग्राम बनाना ही नहीं पड़ा। अच्छा, और वीएल को क्या लिखते हो, आई एक्सएल, और वीसी को क्या लिखते हो, आई एक्ससी। तो वी अपान आई बनेगा यहां की नहीं बताओ। ये डिफरेंस मतलब जो बड़ी वैल्यू उसको पहले माइनस छोटी वैल्यू बाद में, यही तो जेड होता है, यही तो जेड आ गया। देखो अपने आप जेड आ गया, इसमें कोई दिमाग का दही नहीं करना है। जेड क्या है, जेड इज इंपीडेंस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट कर लो। केस हम देखते हैं 7 केस। एलसीआर सर्किट शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, एलसीआर, एल सी आर। बातें करोगे तो और तेज स्पीड कर देंगे, क्या फायदा है। ये देखो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एल हो गया, सी हो गया, आर। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, VL, VC, VR। आप अपने आप से भी कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन लोगे तो पेंशन नहीं मिलेगी, और टेंशन नहीं लोगे तो पेंशन मिलेगी। तो फिलहाल अरे अटल पेंशन चालू है, 12 रुपए साल में जमा करो मिलेगी। अभी देखो, अभी फिलहाल यहां पर मेरा शुरुआती स्टेज फेजर डायग्राम से होता है। फेजर डायग्राम सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है। अच्छा, फेजर डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाते हो बताओ बताओ, आई कैसी तरफ बनाते हो, हॉरिजॉन्टल। अगर सर्किट में वी आर है तो आई की डायरेक्शन बना दो। तो क्या है यहां पर वी आर, इस वाले में है क्या वी आर, है, तो वो तो हो गया आई की तरफ वी आर। वीएल कहां जाता है, 90 फॉरवर्ड। वीसी कहां जाता है, 90 रिवर्स या बैक साइड। अब टेंशन हो गई, क्या 3 वोल्टेज है, देखो तीनों का रिजल्ट कैसे निकलेगा। वेक्टर कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले 2 का रिजल्ट निकालो, वो जो आएगा वो तीसरे से सॉल्व किया जाता है, यही वेक्टर रूल होता है, मोर देन 2 वेक्टर्स। तो एक काम कर लेते हैं, इस VC को पलट दे VL की तरफ ले जाएं तो माइनस नहीं हो जाएगा, वेक्टर तो डायरेक्शन चेंज होने साइन चेंज होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, मतलब इसी में VC माइनस कर दो, दोनों में कोई फर्क पड़ा बताओ। अच्छा जरा, यहां माइनस VC कर दिया, यहां माइनस VC कर दिया, तो जो यानी मतलब इसको पलट दिया, तो ये तो 0 हो गया ना, ये खत्म हो गया। तो ये चीज ऊपर चली गई कि नहीं, तो इस जगह क्या बन गया, देखो VL माइनस VC। एक वोल्टेज हो गया तुम्हारा क्या, VL माइनस VC, दूसरा क्या हो गया, VR, क्योंकि ये वाला आर्म खत्म, वेनिस्ड। माइनस VC कैंसिल हो गया। ये देखो, अब ये पैरेललोग्राम बनाओ,
अब इनका रिजल्ट यहां से आएगा, देखो इस जगह पर, और ये वाला एंगल भी बनाना पड़ेगा बाद में मुझे। फिलहाल हम नेट वी की बात करने वाले हैं, किसकी? नेट वोल्टेज की बात करने वाले हैं। तो नेट वोल्टेज निकालोगे रूट ऑफ, देखो ध्यान देना, एक ये वाली आर्म, इसकी वैल्यू अब कितनी है बताओ? VL माइनस VC, इसकी कैसी है? VR। तो जब नेट निकालोगे तो लिखोगे आप VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? अच्छा, V को हम लोग जब ओपन करते हैं तो VL को क्या लिखते हो? IXL। VC को क्या लिखते हो? IXC। और VR को क्या लिखते हो भैया लोग? IR। क्या लिखते हो? इसमें से देखो I कॉमन लेके इधर डिवाइड में ले जाओ, तो जरा देखना रूट में क्या बचने वाला है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ध्यान देना प्लीज। और V बाई I, मैंने कहा था जब मोर देन 2 रेजिस्टेंस हो या 2 हो, उनका रिजल्ट हमेशा इंपीडेंस बोला जाएगा। और सिंबल क्या देंगे उसके लिए? Z। रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस, यानी जब LCR सर्किट हो, इंपीडेंस निकालना हो तो तुम इसको यूज करोगे, वेयर Z इज कॉल्ड इंपीडेंस। अब सुनो, tan phi और निकालो, tan phi और निकालो। tan phi कैसे आता है देखो, यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला tan phi इज इक्वल टू बेस, देखो परपेंडिकुलर ये है हमारा और बेस ये वाला आर्म इसके इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है, और ये VL माइनस VC है। देखो तो हमारा जो tan phi निकलेगा वो निकलेगा VL माइनस VC अपान में आ जाएगा क्या? VR। बोलो इतना समझ में आया मैटर कि नहीं आया? अब इसको सिंप्लीफाई करो, tan phi इज इक्वल टू VL को लिखो IXL, VC को लिखो IXC और VR को लिखो IR। देखो I कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर दो, तो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान R। चाहो तो इनवर्स में ले लो, phi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। बोलो भैया जी। अच्छा, यहां XL XC तो आप जानते हो, बताने की जरूरत है क्या मुझे? XL क्या होता है? देखो XL क्या होता है? ओमेगा L या फिर 2 पाई FL। XC क्या होता है? 1 अपान ओमेगा C या फिर 2 पाई FC। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है जरा समझना। ये केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है बिल्कुल, उसमें नहीं पढ़ते हो तुम, बेंजीन में इधर उधर घूमता रहता है, वो बिल्कुल नहीं है। वहां रेजोनेंस अलग है, यहां रेजोनेंस मतलब फिजिक्स के रेजोनेंस है, जो क्लास 11th में 3 काइंड का पढ़ाया गया था। हल्का सा मैं नाम बता देता हूं केवल। एक था, आपको याद होगा, मैकेनिकल रेजोनेंस, जिसमें बताते थे कि आर्मी जब मार्च पास्ट करती तो ब्रिज पे जाने के बाद मार्च पास्ट रोक दिया जाता है, क्योंकि अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और मार्च पास्ट की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ब्रिज डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत बड़े हो जाएंगे। दूसरा होता था साउंड रेजोनेंस, जो रेजोनेंस ट्यूब में यूज होता है, सुराही में पानी भरो तो एक अजीब सी आवाज आती है, वो रेजोनेंस साउंड वाला हो गया। एक होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, कौन सा? EM रेजोनेंस, वो हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। वो कहां यूज होता था? रेडियो सेट में। रेडियो सेट में कहां यूज होता? सुन लो, आप जानते हो कि हमारे रेडियो चैनल में जो हमने फ्रीक्वेंसी डायल कर रखी है अपने सेट पे, वही रेडियो स्टेशन सुनाई पड़ता कि नहीं बताओ? जैसे 92.7 बिग FM, जैसे कि 93.5 रेड FM, जैसे कि 98.3 रेडियो मिर्ची। तो कहने का मतलब है 104.7 विविध भारती कानपुर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो आपने अपने रेडियो में मैच कराई होगी, वहीं के सिग्नल सुनाई पड़ते कि नहीं? ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने? उसी रेडियो में 1000 चैनल सुनाई पड़ेंगे आपको। रीजन क्या है? हर एक चैनल का, ब्रॉडकास्ट का अपना फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होता है, वो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में अपने चैनल्स को ट्रांसमिट करते हैं एयर में। AIR लिखते हैं, FM रेडियो, एयर में भेजी जाती है वो फ्रीक्वेंसी, और वो हर जगह प्रेजेंट हो जाती है आसपास जहां तक उसकी रेंज है। इस कमरे में सभी चैनल्स की रेंज है यहां पर।
अब हमारा जो सर्किट ट्यून ऑन होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस सिग्नल से मैच होगी, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं, यानी कि उसकी जो रेडिएशन है वो बड़ी फ्रीक्वेंसी का, बड़े एम्पलीट्यूड का हो जाता है। और हमारे रेडियो सेट में बूफर लगे होते हैं साउंड बढ़ाने वाले, वो उस साउंड को इंप्रूव करा करके सुनवा देते हैं मुझे। अभी आजकल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस चल रहा है, एफएम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इससे पहले एएम यूज होता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसमें समस्या थी। मैं अक्सर लखनऊ लगाता था शाम को 8:30 बजे समाचार के लिए, तो बगल में सहारनपुर का चैनल और हल्की आवाज में बैकग्राउंड में चला करता था। उधर वो सुना रहा न्यूज और पीछे से गाना बज रहा है, चल छैया छैया। तो कहने का मतलब एक साथ दो पहले चैनल सुनाई पड़ते थे, आप लोग अपने बुजुर्गों से पूछिएगा। खैर, अभी फ्रीक्वेंसी में यह है शार्पनेस है, डिजिटल पे आ गई ना बात ये। तो अगर आपने जो चैनल लगाया बस वही सुनाई पड़ेगा। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए सुन लीजिए क्या होता है। फॉर रेजोनेंस, ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन, तो फॉर रेजोनेंस पाने के लिए जो एक्सएल होता है वो एक्ससी के इक्वल हो जाना चाहिए। जब एक्सएल और एक्सी दोनों सेम हो जाते हैं तो वो रेजोनेंस कंडीशन होती है। एक्सएल क्या होता है? अच्छा बताओ, ओमेगा एल होता है कि नहीं होता? बताओ। और एक्ससी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या बनने वाला है? 1/LC। तो ओमेगा क्या बनने वाला है? 1/√LC। ओमेगा का फॉर्मूला होता क्या है? 2πf। लेकिन हम रेजोनेंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी के साथ एक सिंबल बढ़ा दिया सफिक्स में आर फॉर रेजोनेंस। आर फॉर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस 2π√LC। ध्यान देना प्लीज, कभी अगर रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी हो तो हमें यह फॉर्मूला चाहिए 1/2π√LC। यानी कि ये दो सर्किट L और C जब मिलते हैं, प्लीज समझना जरा बातें, कौन मिलता है? L और C। जिस सर्किट में आपको ऐसा बना दिखे, इसको ट्यून्ड सर्किट या फिर टैंक सर्किट कहते हैं, इसके दो नाम हैं। हर रेडियो में यही सर्किट बना होता है। इसी की हेल्प से हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हैं चैनल बदलने के लिए। बात समझते हो? ये फ्रीक्वेंसी देखो L और C पर डिपेंड कर रही कि नहीं? तो L और C की वैल्यूज बदल करके हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। इसीलिए इसका नाम ट्यून्ड या टैंक सर्किट है। एक उसका एड भी टैग लाइन टाइप की है, ट्यून ऑन AIR बिग FM रेडियो, ऐसे करके कुछ है। तो उसमें AIR और ट्यून ऑन बोलते हैं, ट्यूनिंग मैच करना। ट्यूनिंग मैच करना यहीं से वर्ड आया है, इस LC सर्किट से। ट्यूनिंग वर्ड तो सुना होगा। वो लोग कहते हैं दोस्तों कि हमारी उससे ट्यूनिंग मैच नहीं होती है, मतलब सेटिंग सी ठीक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसके लिए है। तो चलिए इतना सब नोट करिए।